ना इधर आ जाए। चलो चलो छुट्टियाँ नहीं करते हो। हाँ जी जब नंबर अच्छे नहीं आए ना फिर ये ना करना खन्ना सर ने पूरे रह दिया फिर इसका नाम लेना। स्कूल डिफरेंट है तो मैंने नहीं करवाई। तुम लोग ना नया से किया करो और क्या क्या चल गया बड़े टाइम बाद है ऑलमोस्ट सब सभी आए थे नहीं तो कोई ना कोई छुट्टी करके बैठा हुआ है। तो लास्ट टाइम ज़्यादा ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रखी थी। अभी तक जो बेसिक डिवाइस किए थे 3 इंटरमीडिएट घुमाए थे कार्बोटाइल कार्बोनाइल और फ्रीरेडिकल। सेकेंड टाइप्स ऑफ अटैकिंग एजेंट पकड़े थे कौन कौन से एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूट्रोफिलिक। लास्ट टाइम जब लेक्चर एंड किया था चलो मनिंदर अब जब लास्ट टाइम लेक्चर एंड किया था तब मैंने आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्टार्ट किए। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में एक परमानेंट था एक साइड क्या लिखा था टेम्परेरी। परमानेंट में यहाँ लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्लस साइड और माइनस साइड यहाँ तक कर रखा था। आज जो कंसेप्ट था ना ये सबसे इम्पोर्टेंट था फॉर आवर हैलोजेंस। फिर जहाँ पर बेंजीन के स्ट्रक्चर्स आएंगे ना वहाँ पर रीजनिंग में आकर मैंने इन दो फैक्टर्स को पकड़ना है। दैट वाज आवर आज का जो लेक्चर था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ आवर रेजोनेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। फिर तो क्या होगा सीबीएसई के पेपर में ना आपको जब भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है और अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम लोग इसी रेजोनेंस इफेक्ट को लेकर चलेंगे। कोई एग्जांपल ध्यान में आता है रेजोनेंस इफेक्ट का 11th में जो किया है मुझसे पहले था क्या? चलो गुड इसलिए टिपिकल सा एग्जांपल पकड़ लिया। सीधा फिनोल का करते थे ज़्यादा ऑक्सीजन का लोन पेयर होता था वो रिंग में डोनेट कर देता था। पर केमिकल बॉन्डिंग में पहले सबसे आसान केस लिया था ज़्यादा ओजोन पर रेजोनेंस में बेसिक क्या था रेजोनेट। रेजोनेट मीनिंग क्या होता है कि पोजीशन ऑफ आवर बॉन्ड्स वाज नॉट फिक्स। पाई बॉन्ड या जो लोन पेयर था उनको मैं इधर उधर घुमाता रहता हूँ। क्यों घुमाते हैं? सो दैट आवर मॉलिक्यूल शुड गेट स्टेबलाइज। इसलिए थंब रूल था मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी हमारे कंपाउंड की क्या हो जाएगी ज़्यादा। उसी के बेस में सारा मूवमेंट है। जैसे देखो पहले था अगर इलेक्ट्रॉन नोट दो जैसे बेंजीन का डिस्कस करेंगे एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ठीक है। एक स्टूडेंट मुझे कहता है नहीं सर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ठीक है। ये ज़्यादा ना ये स्ट्रक्चर फिक्स था ना ये स्ट्रक्चर फिक्स था। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस आवर पोजीशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड वाज नॉट फिक्स। ये इधर भी बन सकता था इधर भी बन सकता था। इस स्टूडेंट सर इसका फायदा क्या रहने देता है ये एक ही जगह पर क्या था इसके कारण अब इसकी पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं थी। यहाँ पर 2 बॉन्ड यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन। जब इसकी पोजीशन फिक्स नहीं रही तो मैंने 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितने डिस्पर्स कर दिया 6 कार्बन। जितना मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करूँगा डिस्पर्स। फिर रिपल्शन लेस एनर्जी लेस स्टेबिलिटी क्या थी ज़्यादा। दैट्स व्हाई आवर बेंजीन दो इट वाज हैविंग 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स प्रेजेंट इट विल नेवर प्रेफर टू अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये कभी एडिशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि अगर एडिशन रिएक्शन करता तो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज लॉस्ट। सो इट ऑलवेज प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहता है एक ग्रुप अगर एंटर कर रहा है तो एक ग्रुप पक्का क्या जाएगा बाहर बिकॉज इट डज नॉट वांट टू लूज इट्स दिस स्टेबिलिटी ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन पर अगर इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स करता है इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या था नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज इतनी स्पेस में रखा एक नेगेटिव को इतने में डिस्पर्स कर दिया तो इसमें क्या हुआ रिपल्शन लेस एनर्जी लेस स्टेबिलिटी वाज मोर। तो ये था हमारे पास रेजोनेंस का सबसे बड़ा यूज़ कि हम लोग यहाँ पे चार्जेस को डिस्पर्स कर सकते थे और जितना चार्ज को डिस्पर्स करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आवर रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। तो सारी रीजनिंग है इसी के बेस पे है। तो आज भी मुझे आपके साथ सबसे पहले ये जो रेजोनेंस इफेक्ट था इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे। और ये ना तुम्हारा दिसंबर जनवरी में जब रिवीजन टेस्ट भी लेता हूँ तब भी बड़े स्टूडेंट डायग्राम गलत करते हैं। 11th क्लास से हम लोग ये कर रहे थे डायग्राम स्टेट कंसेप्ट। जैसे चलो आपने फिनोल पकड़ा ना फिनोल को ही पकड़ते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास ये आ गया बेंजीन। आगे देखना सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना गोल गोल का शिफ्ट करूँगा। ये यहाँ पर मेरे पास क्या था ऑक्सीजन। इस पर हमारे पास क्या था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक स्टूडेंट को क्या था यहाँ पे ना जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं या तो हमारे एरोस आने हैं इनसाइड क्लियर या फिर हमारे एरोस क्या जाएंगे आउटसाइड द रिंग क्लियर। तो मैं आपकी से भी होता है ना बस एक दूसरे से ये पूछते थे बता दे
एरो इनसाइड दिखाने हैं या एरो आउटसाइड। फिर 5 के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान आ जाते थे। तो तुम स्टूडेंट को बड़े टिप देता था 11th क्लास में। यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मूव करना था। इस ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर बैठे हैं, 2। अगर मुझे कोई कंसेप्ट नहीं याद आ रहा, ये तो ध्यान आ जाएगा 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, एनर्जी क्या हो जाएगी ज़्यादा। ऑक्सीजन कहता है मैंने नहीं रखने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो रिपेल कर रहे हैं। इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूज कर दिया यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफर किया, अब कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 और 5। कार्बन की कोवलेंसी क्या थी, 4। इसने कार्बन ने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसने आगे ट्रांसफर कर दिए। तो हर बार हमारे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये 2 एरोस आएंगे, या इनसाइड या क्या मूव करेंगे आउटसाइड। यहाँ पर इनसाइड का कंसेप्ट आ गया। जैसे इनसाइड का कंसेप्ट आया, अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान हो गया। कैसे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पर ना इसे डिस्टर्ब किया ना इसे डिस्टर्ब किया। यहाँ पर जब शिफ्ट ओवर किया, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर और H। इस ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इधर। तो दैट मीन दिस कार्बन एक्वायर्स, यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। जैसे ही फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किया, अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर दिया इस पोजीशन पर। अगर इस पे शिफ्ट किया तो हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने अब इस बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, इसको शिफ्ट कर दिया एट दिस पोजीशन, क्लियर। और ऊपर मेरे पास सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम बन गया। ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब थर्ड के बाद नेक्स्ट में क्या किया, इस पेयर को यहाँ पर और इस पेयर को यहाँ पर शिफ्ट ओवर। अगर यहाँ पर शिफ्ट ओवर किया, यू गेट फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसे और इसे डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर अब चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। और ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर H। इस ऑक्सीजन पे चार्ज किया था पॉजिटिव, जो मेरे से 11th क्लास से याद है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बोलता था, बैक टू पेविलियन। पहले क्या किया, उठाया लोन पेयर, उठाकर पूरी बेंजीन रिंग में घुमा दिया, फिर इसे आउट करके वापस पुरानी पोजीशन। तो कहता था बैक टू पेविलियन। जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया वापस जाना। तो लॉजिक क्या बोलता था, ऑक्सीजन पे चार्ज किया पॉजिटिव। ऑक्सीजन नेचर में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट नेवर प्रेफर्स टू हैव पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज को प्रेफर नहीं करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कहेगा मुझे वापस दो। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लिया, इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चले गए दूर। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये यहाँ से क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को दो मुझे वापस। फिर जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लिया, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। नए स्ट्रक्चर में क्या हुआ, इस बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया, एक इधर और यहाँ पर ऑक्सीजन। मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ गया। ए स्टूडेंट क्या था, करना था, स्ट्रक्चर सेम बन गया। ए स्टूडेंट जो ध्यान से देख रहा था, मैंने पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज ओवर नहीं कर दी। पहले पाई बॉन्ड कहाँ था, इधर। अब देखो वहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज। सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा क्या कौन सा इफेक्ट था कौन सा नहीं। एक बार ना सारे बस ये 10 के 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, फिर इनके कंसेप्ट पकड़ेंगे कैसे कैसे थे। अब अगर पहले क्लियर हुआ ये रेजोनेटिंग कंसेप्ट, अगर ये क्लियर है, जस्ट इसमें एक चीज़ यहाँ पे अगर कंपाइल अप आपको कर देता, एटलीस्ट अब जितने स्टूडेंट्स आप लोग बैठे थे, एटलीस्ट देखो इन स्ट्रक्चर में इतना तो क्लियर है। यहाँ पर ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ये मेटा, ये कौन सी थी, पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो के पैरेलल ऑर्थो, मेटा के पैरेलल क्या थी, मेटा। तो ये ना बुक में नहीं अब दिया, मैंने इनके थोड़े से रिजल्ट्स अपने लिए कंक्लूड कर रखे हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे आया, ऑर्थो, यहाँ पर पैरा, यहाँ पर ऑर्थो, मेटा पे चार्ज आया ही नहीं। इसलिए देखना जब भी आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और पेपर में ध्यान रखना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मूव साइड बाय साइड। ऑर्थो पैरा पोजीशन हमेशा मेरे चले गए इकट्ठे, और मेटा पोजीशन पूरी 11th और 12th में दिस मेटा पोजीशन विल ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल। क्लियर।
मेटा पोजीशन हर बार क्या रहेगी, न्यूट्रल। और यहाँ पर ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं रिंग में, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर कैरिंग क्या क्या था, नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास कंक्लूजन काफ़ी काम आएगा अब आगे जाकर रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर में। और एक स्टूडेंट जो 11th में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किए थे, मुश्किल लगता है ना, तो बस ध्यान के रखना जब भी तुम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव करो, नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज कम एट ऑर्थो और एट पैरा पोजीशन। मेटा पे कभी चार्ज नहीं, अगर मेटा पे आ गया ना प्लीज अपना डायग्राम चेक कर लेना, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मूवमेंट गलत करती है। क्लियर, इस कंसेप्ट पे ये स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ हो जाएंगे और ऑन द बेसिस ऑफ फिनोल। अब अगर फिनोल के हो जाएंगे, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्लियर, अब इसके ऊपर ग्रुप पकड़ लिया नाइट्रो ग्रुप। अगर मैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप पकड़ता, क्लियर नाइट्रो, तो आपके ना एनसीईआरटी की बुक में तो उन्होंने क्या किया, बेंजीन उसके ऊपर NO2 और ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। क्लियर, सिर्फ प्रदीप जो मेरे सर की बुक में है उन्होंने नाइट्रो ग्रुप को पूरा एक्सपैंड कर रखा है। जब इसको पूरा एक्सपैंड किया, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया O। ये 11th क्लास में ना हम लोग इनके चार्जेस कैलकुलेट करते थे ऑन इंडिविजुअल एटम्स इन आवर गिवन मॉलिक्यूल। तो क्या होता था, इस नाइट्रोजन पे चार्ज आता था प्लस और इस ऑक्सीजन पे चार्ज आता था नेगेटिव। क्लियर, तो यहाँ पे ना एक थंब रूल रहता था, ऊपर देखा एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग वाज कैरिंग एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन पर है कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या पॉजिटिव। अगर नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये कार्बन जो था हमारे पास, क्लियर, और ये जो कार्बन था इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक स्टूडेंट मुझे कहता है कहना सर ऑक्सीजन से ले लेगा, ले सकता है ऑक्सीजन से, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऑक्सीजन तो इसे देगा नहीं, तो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, कार्बन। तो नाइट्रोजन कैन इजीली टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। देखो एक का गजा के रट्टे लगाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, कितने स्ट्रक्चर रट्टे लगा लेंगे, हर चैप्टर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो सिंपल लॉजिक्स पकड़ो कैसे मूवमेंट था। तो इस नाइट्रोजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन तो देगा नहीं, कहाँ से लेगा, यहाँ से। अगर यहाँ से लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आ गया बाहर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर आते ही नाइट्रोजन क्या हो गया न्यूट्रल। नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तो पहले ही क्या बैठा है नेगेटिव, है ना, ये तो कुछ करेगा नहीं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, दे मुझे। क्लियर, इसलिए हर बार मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, या तो दो एरो इनसाइड या मेरे दो एरोस हर बार क्या जाने थे बाहर। तो देखो यहाँ पर दोनों एरोस आगे आउटसाइड, जैसे ही दोनों एरोस आउटसाइड आए, अब उनको मुझे ना ये डायग्राम आगे ड्रॉ करना नहीं आ रहा, मुझे बस ये क्लियर है इन बॉन्ड्स को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी शिफ्टिंग कराओगे कहाँ पर क्या क्या शो करें, हाँ जी चल चार तो बाद में, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करा, है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, इस ऑप्शन को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आगे यहाँ पर भी अब सिंगल बॉन्ड, क्लियर। अब चार लगाने शुरू करते हैं, इस नेगेटिव को डिस्टर्ब नहीं किया, क्लियर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, यहाँ पे भी चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। ए स्टूडेंट तो कहता खन्नासर हो गया पॉजिटिव चार्ज पूरा, पूरी है। अभी ये नाइट्रोजन नहीं रह गया, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने बॉन्ड थे, 4। तो नाइट्रोजन वॉज ऑल्सो कैरिंग पॉजिटिव। हो गया पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे ये क्लियर हो गए, अब तुम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर ना, जो मेरे जैसे स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, अभी तुम लोग मत करना, वो खन्ना सर कर दो मूव, क्लियर। अब ऐसे मूव कर देंगे, फिर देखेंगे खन्ना सर के तो बड़े अच्छे चार्ज आ रहे हैं, हमारे चार्ज ही गायब हो गए। तो ये अब ऐसे होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव खुद कहीं नहीं मूव करता, है ना। मैग्नेट है, मैग्नेट तो नहीं जाता आयरन के पास, आयरन को कहते तू आ मेरे पास। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज खुद आगे नहीं जाएगा, ये क्या कहता है पाई इलेक्ट्रॉन प्लॉट को, तुम लोग आओ मेरे पास। तो इसने क्या किया, इस पेयर को अट्रैक्ट, अगर इसे अट्रैक्ट किया तो मेरे पास नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसे डिस्टर्ब नहीं किया। ये इधर यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया इधर, तो इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। अब ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड एन, एक ओ और सेकेंड ओ, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, बन गया नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट तुम लोग करा दोगे, हाँ जी। नेक्स्ट ये पेयर इधर, अगर ये पेयर इधर किया तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ
न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड एन, ओ और ओ, नेगेटिव नेगेटिव, ये पेयर इधर ये इधर, पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। अब फिर वही वर्डी बैक टू क्विलियम, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाए थे घुमा फिरा कर वापस लाने हैं। अगर वापस लाने हैं तो अब नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, ये कार्बन भी तो न्यूट्रल रहना चाहता है, तो न्यूट्रल रहने के लिए इसने क्या कहा, दो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर वापस, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो चाहे इधर से चाहे इधर से, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया था जहाँ से मर्जी वापस शिफ्ट ओवर कर दो। तो ए स्टूडेंट जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया था वहीं से वापस, अगर वापस किया तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 और 3, एन यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ओ, आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये कौन सा था 6, ये कौन सा 7, ये 8, ये 9 और ये 10। हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेंजीन की है ना, इन 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में घूमेगी, या 5 ऊपरले बनेंगे या 5 नीचे वाले, या तो इलेक्ट्रॉन रिंग में आएंगे या इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे रिंग से बाहर। ये हमारा एक जनरल कंसेप्ट आ गया। क्लियर? अब बताओ पहले स्ट्रक्चर्स तो क्लियर हुए एटलीस्ट? हाँ जी, ड्रॉ कर दो एक बार ये सारे। पीछे कोई नहीं ड्रॉ किया ना, मैंने भी किया एक्सप्रेशन आता है। चलो फिर एक और पूछूंगा बना लो। आधी चीजें दिमाग में और पेपर में भी ऐसे ही करना, ये तो आता है, ये क्या करना है करके, है ना। पेपर में जो आता है वो छोड़ देना, ये तो आता है मुझे। हाँ जी, ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर ध्यान दो, इस बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो, पैरा, फिर कहाँ पे ऑर्थो। इसलिए ये भी ना ऐसे ही कर बैठे तो मेरे दिमाग में आ गई, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन इकट्ठे और मेटा पोजीशन क्या था अलग। इस बार ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या घूम रहा है पॉजिटिव, और मेटा पोजीशन पे चार्ज क्या घूम रहा है हमारे पास इस बार न्यूट्रल। आगे चार्जेस के कंसेप्ट तो ये। अब अगर यहाँ पे चार्जेस क्लियर है, अभी देखा रेजोनेंस को मैंने क्या डिवाइड किया था, एक लिखा था प्लस आर और एक क्या लिखा था माइनस आर। अब एक शॉट लिखता फंक्शन ग्रुप पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे भी देखो चार्ज नेगेटिव और चार्ज पॉजिटिव। तो प्लस आर और माइनस आर में ना हर बार कंफ्यूजन रहता है कौन सा प्लस आर इफेक्ट है और कौन सा माइनस आर है। तो आप सबको 11th क्लास में टिप देता था, वी लुक फॉर द चार्ज ऑन आवर फंक्शन ग्रुप। मैं फंक्शन ग्रुप पे चार्ज देखता हूँ, तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप पे चार्ज क्या आया था पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव था तो ये जो ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे दिस वाज ऑफ आवर प्लस आर इफेक्ट, ये था मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ग्रुप पे चार्ज क्या था पॉजिटिव। अब तुम लोग कहोगे यहाँ पे फंक्शन ग्रुप पे क्या चार्ज घूम रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले ही था, पहले ये न्यूट्रल था। अब एक्स्ट्रा चार्ज ये कौन सा आया था नेगेटिव, तो दैट मीन दीज इफेक्ट्स वर बेसिकली आवर, ये कौन सा इफेक्ट घूम रहा था, दिस वाज आवर माइनस आर इफेक्ट। इफेक्ट तो क्लियर हो गया कौन सा प्लस आ रहा है और कौन सा माइनस आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे लेकर जाता तो क्या था प्लस आर शो कौन कौन करते हैं। एक एग्जांपल तो सिंपल आ गया, कौन सा फिनोल, क्लियर ऑक्सीजन के बेस पे। एक अभी आपको टिप दिया था, मुझे एग्जांपल ना रट्टा नहीं लगता, मैं अगर पहले लिख दूँ पहले सारे के सारे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है NH2, नेक्स्ट आ जाता है NHR, नेक्स्ट आ जाता है NR2, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेलोजेंस। क्लियर, मैं भी ना नया नया तो इनको रट्टे लगाता है, और धीरे धीरे दिमाग में लॉजिक क्या रखा, सब पे देखो लोन पे नहीं घूम रहा, विद एटम बीइंग अटैच्ड टू आवर बेंजीन रिंग। OH था, ऑक्सीजन पर क्या था लोन पेयर। जब मैंने NH2 लिखा है NH2 ग्रुप, तो नाइट्रोजन पर हमारे पास लोन पेयर नहीं है। क्लियर, जब मैंने NHR लिखा है इसमें भी लोन पेयर, NR2 में भी लोन पेयर, हाइड्रोजन पे तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर घूम रहे थे 3-3।
क्लियर? सो ऑल दीज विल शो अस प्लस आर इफेक्ट। इन सब में कौन सा इफेक्ट शो कर दिया? प्लस आर इफेक्ट। अब मैंने दूसरे एग्जांपल किसके लिखने थे? माइनस आर के। तो माइनस आर के जो मेरे दिमाग में थे, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको माइनस आर इफेक्ट के एग्जांपल्स। एक तो यही ग्रुप मिल गया, कौन सा? NO2। ये एक ने रट्टा लगा लिया, बुक में दे रखा था नेक्स्ट एल्डिहाइड, नेक्स्ट ले रखा था एसिड, नेक्स्ट ले रखा था एमाइड ग्रुप, ये और दे रखा था COCl। ये उसने इनको तो लगा लिया रट्टाफिकेशन। एक जो मेरे साथ लॉजिक पकड़ रहा था, करना सर ये इतने एग्जांपल कौन याद रखे, तो तुम लोग थोड़ा मुझे लॉजिक दोगे। मैंने बेंजीन रिंग पकड़ी, ये अब इसमें ग्रुप कौन सा अटैच कर दिया? नाइट्रोनी, एल्डिहाइड ग्रुप कर दिया। अगर एल्डिहाइड किया तो ऐसे ड्रॉ कर सकता था। ये एक तो टिप जिसको ना कुछ भी नहीं समझ आता उसको सिंपल सा क्या कहता हूँ, इफ एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग कैरीज लोन पेयर इज ऑलवेज डोनेटेड इनटू द बेंजीन रिंग। ऐसे याद रख लो। यहाँ पर क्या था, है कोई लोन पेयर कार्बन पर? अगर लोन पेयर नहीं है तो पक्का है इस बार इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे रिंग से बाहर। पर एक नोट करना था, ये क्या कंसेप्ट है, मुझे तो लॉजिक दो, हाउ इलेक्ट्रॉन पेयर वाज मूविंग। तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करना नहीं आ रहा, तुम लोग कराओगे कैसे मूव करे एल्डिहाइड का इलेक्ट्रॉन पेयर? सर ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड कर दो ना, फिर उसके ऊपर नहीं है ना, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन था इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ये शेयर पेयर पक्का है, कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन पर। अगर ऑक्सीजन पे गया, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पक्का है इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग से बाहर। तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता, हमारे पास क्या आ जाएगा? इसे डिस्टर्ब नहीं किया, इसे डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड H और यहाँ पर O नेगेटिव आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? और इसके बाद तो आगे ड्रॉ करने फिर आसान थे, इसलिए जिसको याद नहीं आता ना बस मेरे साथ थंब रूल याद रखना। अगर एटम अटैच किया बेंजीन के साथ, कैरीज लोन पेयर इज ऑलवेज डोनेटेड इनटू द बेंजीन रिंग, पहला कंसेप्ट। दूसरा, अगर एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो पक्का है इलेक्ट्रॉन क्या ले जाएगा रिंग से बाहर। दैट वाज आवर माइनस आर इफेक्ट। ये आ गया माइनस आर इफेक्ट। इफेक्ट तो क्लियर रहेंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट करना सर नेक्स्ट रूप कैसे था? देखो यहाँ पर एल्डिहाइड के बाद कौन सा लिखा है? एसिड। तो मैंने H को बाहर करके क्या कर दिया? OH। लॉजिक तो यही रहा। नेक्स्ट मैंने क्या किया? OH के बाद NH2, O तो था, यहाँ पे कौन सा ग्रुप ले आया? NH2। उसके बाद मैंने क्या किया? Cl। यहाँ पे मैंने कार्बोनाइल ग्रुप को ही पकड़ के घुमाया बस। क्लियर? इसलिए अगर किसी को ध्यान में आ रहा है, लास्ट टाइम माइनस आई इफेक्ट में भी यही सारे एग्जांपल नहीं लिखे थे माइनस आई में, तो कार्बन वाज हैविंग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे इन्होंने कौन सा इफेक्ट शो कर दिया? माइनस आर इफेक्ट। एटलीस्ट सब इफेक्ट्स तो क्लियर रहेंगे। क्लियर? अब एक स्टूडेंट करना था, ये तो 11th में भी कराए थे रेजोनेंस, ज़रूरत क्या थी 11th में कर रखा था, क्या था इसमें ना सारी की सारी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिएक्शन बेस्ड थी। कैसे? मुझसे लास्ट टाइम किए थे रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक किए थे। कोई एग्जांपल दोगे मुझे ESR रिएजेंट्स का, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का कोई एग्जांपल? कौन थे जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स थे? हाँ जी, चलो गुड। एक AlCl3 सुन रहा था, AlCl3, FeCl3 विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और H3O प्लस, और कौन सा था? NH4 प्लस विच आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ जा रहे थे? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई थी। तो मुझे ना सोच कर आंसर देना। मुझे ये पक्का था बेंजीन ऑलवेज प्रेफर टू अंडरगो कौन सी रिएक्शंस थी? ESR, है ना। अब तुम लोग सोच कर आंसर दो। जब फिनोल था ये भी प्रेफर करेगा ESR रिएक्शंस को, दिस ऑल्सो प्रेफर्स ESR रिएक्शन। पर कहाँ पर प्रेफर करेगा? ऑर्थो, पैरा, मेटा, कहाँ पे? चलो देखो एटलीस्ट किसी ने मेटा नहीं बोला, है ना, गुड, मेटा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या था? नेगेटिव था। अगर ऑर्थो और पैरा पे चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट हमेशा कहाँ जाएगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो फिनोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आई थी? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो CBSE का पहला कॉमन क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन फिनोल प्रेफर्स टू अंडरगो? सो फिनोल प्रेफर्स टू अंडरगो ESR रिएक्शंस। कहाँ पर? एट ऑर्थो पोजीशन एंड एट पैरा पोजीशन, बिकॉज हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाज मैक्सिमम। क्लियर? पेपर में सबसे कॉमन रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर आ गया। क्लियर? अब तुम में से ना एक ऑर्थो बोल रहा था, आपने पैरा कहा था, मुझे कहोगे पैरा क्यों कहा? पर नेगेटिव तो ऑर्थो पे भी है, सर मेरे क्वेश्चन हो जाएगा।
है ना। यहाँ पर क्या था, जब हम लोग करेंगे ऑर्थो और पैरा पे प्रेफरेंस पर क्या होगा, जनरल कंसेप्ट में हमेशा पैरा विल बी फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो ग्रुप्स क्या आ जाएंगे पास, यहाँ पर क्या होगा दोनों ग्रुप्स क्या चलेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस से पास। यहाँ पर दो ग्रुप अगर पास आ रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, एनर्जी क्या हो जाएगी ज़्यादा, स्टेबिलिटी क्या थी कम। तो ESR प्रेफर करेगा और कहाँ पे प्रेफर करेगा, एट पैरा पोजिशन, बिकॉज एट पैरा वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट। होता नहीं क्लास में दो में झगड़ा हो जाए, है ना, मेरी क्लास की बात नहीं कर रहा, स्कूल की क्लास की, तो टीचर को उनको इकट्ठे बैठा देता है, तो बैठो इकट्ठे, है ना। फिर वो टीचर बहुत अच्छा जो इकट्ठे बैठाता है, लेकिन वो पढ़ाने के मूड में नहीं है उस दिन से, क्लियर। नहीं तो क्या होता है जिनमें झगड़ा हो जाए उसे कहता है चल एक इधर, दूसरे को कहते चल दूसरे कॉर्नर में, दोनों को दूर कर देते। तो दूर करके क्या दोनों झगड़ेंगे कम, क्लास में क्या कहता था शांति रहेगी, पढ़ाना आसान। ऐसे ही इनमें था कि अगर ये दोनों ग्रुप पास थे तो ये दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी क्या थी कम। दैट्स व्हाई पैरा विल बी ऑलवेज फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। अब थोड़ा सोच कर आदेश, अब आप बताना, ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप का भी था, दिस विल ऑल्सो प्रेफर ESR एक्शन। बेंजीन रिंग था इसलिए ESR तो प्रेफर करेगा। अब बता मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा मेटा कहाँ पे प्रेफरेंस है, अब कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो पैरा पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्या था खुद भी पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा है, ये भी पॉजिटिव 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 क्या करेंगे रिपेल, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, इसलिए पक्का है मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, एट मेटा। तो ज़्यादा 11th क्लास का बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, नाइट्रोबेंजीन देकर आपसे पूछते थे आवर इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच एट ऑर्थो मेटा पैरा, गिव रीजन। तो जब गिव रीजन था बस आपको ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, और मेरे सर की सिंपल सी वर्डिंग थी, अगर पहले को लेकर चल रहा था एज इट इज क्लियर फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड टू फोर्थ, नेगेटिव चार्ज इज कहाँ पर है, एट ऑर्थो एंड पैरा, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक इज फैसिलिटेटेड। क्लियर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो गया आसान। इसके लिए वर्डिंग क्या कर दूंगा, एज इट इज क्लियर फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा 7th to 9, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट कहाँ पर, एट ऑर्थो एंड पैरा, सो मेटा पोजीशन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। मेटा पोजीशन इस बार क्या होगी इलेक्ट्रॉन रिच, सो इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच्ड एट मेटा पोजीशन। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गए, 11th में करते नहीं थे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शन ग्रुप। ये जो पहला ग्रुप है वो हमेशा गवर्न करता था दूसरे की पोजीशन को, ये इसलिए ना कन्वर्जन्स में सबसे ज़्यादा यूज आएगा इन कंसेप्ट। तो देखो इतना सबको क्लियर हुआ, या कोई एक स्टूडेंट मतलब मुझे नहीं समझ आया क्या किया, क्लियर। देखो इतना कंसेप्ट करके ना मैंने 12th क्लास की सारी बेंजीन के टॉपिक्स पढ़ लिए। पहला चैप्टर कौन सा था, हेलोल्केन्स और हेलोरीज, तो बेंजीन पे कौन सा ग्रुप अटैच कर दूंगा Cl। तो जब बेंजीन पे Cl लगा दिया, एक क्वेश्चन CBSE में आना ही आना है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन प्रेफर्स टू अंडरगो, ऑर्थो मेटा पैरा, तो इट विल ऑलवेज प्रेफर ESR एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मिल गया रीजन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या आना है, फिनोल, तो आ गया फिनोल का स्ट्रक्चर, क्लियर। फिनोल के बाद कौन सा आएगा मेरे पास आगे जाके साथ में ईथर, क्लियर। तो ईथर OR ग्रुप, तो यहाँ पे H ना करके कर दूँ OR, सेकंड चैप्टर भी कवर। सेकंड के बाद थर्ड कौन सा आना है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड आगे एल्डिहाइड और एसिड्स के बेस पे, क्लियर। तो दीज विल कवर कौन सी रिएक्शन थी, ESR रिएक्शंस एट मेटा पोजीशन। और लास्ट चैप्टर कौन सा आना है, अमाइंस। अमाइंस का घूम रहा है ऊपर, जो ध्यान से देख रहा था ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, और ये कौन सा था टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अमाइंस तीनों कौन सी रिएक्शन प्रेफर कर रहे थे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये जनरल कंसेप्ट देखो पूरी 12th क्लास के ऑर्गेनिक के मिलके। और CBSE का एक क्वेश्चन चीज जरूर आता है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आवर दीज केमिकल्स प्रेफर टू अंडरगो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है या दीज ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिव। तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं था, बस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और इतने टिप्स दिए। जिसको कुछ भी नहीं ध्यान रहता वो सिंपल क्या ध्यान रखता है, जहाँ पर लोन पेयर है वो लोन पेयर हमेशा आएंगे रिंग में, तो दिस विल शो अस प्लस आर इफेक्ट। अगर एटम अटैक बेंजीन रिंग डज नॉट कैरी लोन पेयर, तो वो इलेक्ट्रॉन पक्का क्या ले जाएगा रिंग से बाहर। अगर रिंग से बाहर ले गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई, तो दिस विल बिकम आवर माइनस आर इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच्ड एट कहाँ पर मेटा। देखो 11th में ऐसे आज करके समझा देता था, ऑर्थो पैरा पोजीशन इकट्ठे थे, मेटा पोजीशन क्या थी अलग। तो इस केस में क्या हुआ मेरे पास ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव,
क्लियर। तो मेटा पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच एट मेटा पोजीशन। तो ऐसे ना बड़े रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। और सिर्फ पहला चैप्टर है क्लोरोबेंजीन, जिसमें जनरल कंसेप्ट कोड करेगा। ऑर्थो पैरा आर स्टेबल एंड मेटा वॉज ली स्टेबल या पैरा वॉज मैक्सिमम स्टेबल, है ना। जैसे जैसे जाएंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, तब मेरे कई जगह ऑर्थो के प्रोडक्ट स्टेबल होने लगेंगे, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। क्लियर। अब बताओ एटलीस्ट यहाँ तक करते हुए प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट क्लियर, और यूज़ क्लियर हो गया कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरामेट्रिक है और कौन सा मेटा। देखो यहीं पे अगर मैं आपके साथ NH2 ग्रुप कर देता हूँ, NH2 नाइट्रोजन का लोन पेयर, रिंग में सारे के सारे स्ट्रक्चर तो सेम ही बनेंगे कि नहीं। तो ऐसा करो, चलो मुझे स्ट्रक्चर बना दो ताकि मुझे हो जाए। सपोज मैंने आपको यहाँ पर NH2 ग्रुप दे रखा था, ये यहाँ पर NH2 ग्रुप दिया है, नाइट्रोजन पर क्या था लोन पेयर। हाँ जी, तो इसे करा दे। अब ड्रॉ मुझे आगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करा दे पहला। हाँ हाँ, एक कहाँ पर, इधर आ गया। हाँ जी, जहाँ मर्जी इसको। और मुझे बता दे कहाँ शिफ्ट करूँ, मुझे तो यही लग रहा था। और कहाँ शिफ्ट कर दूँ, कहाँ शिफ्ट कर दूँ। हाँ चल ठीक है, बस ले पकड़। अब क्या करूँ इधर। हाँ जी, इसे डिस्टर्ब नहीं किया, इसे डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, इसमें चार्ज पॉजिटिव आ गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ चला गया, इधर। तो देखो मेरे पास स्ट्रक्चर तो सेम ही बना, सिर्फ ऊपर NH2 आ गया OH के प्लेस पे। इसलिए जिसको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फिर बड़े आसान लगेंगे। पर घर जाकर आज एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे कैसे मूवमेंट है। और जब मैं टेस्ट देता हूँ ना, तुम लोग ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो रेजोनेंस के, मैं खुद फंस जाता हूँ कि किया क्या, इतनी कहानियाँ सुनाता रह गया कि यहाँ ऐसे शिफ्ट करो, यहाँ पे ऐसे। तो ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्लियर। CBSE में ऐसे चाहिए, कंपटीशन में अगर ये कंसेप्ट ही ना क्लियर हुए, तो मैं जब कन्वर्जेंस के क्वेश्चन करने हैं चलो कंपटीशन को भी छोड़ो, CBSE में भी अगर ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। इतने रिएक्शन को रट्टे नहीं लगेंगे। अगर लॉजिक्स क्लियर है, हम लोग रिएक्शन को इजीली इधर उधर मूव करते जाएंगे। क्लियर। अब बताओ सबको क्लियर हुए ये। क्लियर। तो इसके साथ ही मेरे कौन से परमानेंट इफेक्ट खत्म, प्लस आई माइनस आई। दूसरा कौन सा था, प्लस आर और माइनस आर। अब कौन सा रह गया, है ना, कर दो ना। हाँ जी, अब कौन सा रह गया, टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट याद है, एक ही था, कौन सा, प्लस सी और माइनस सी। दैट वाज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो मेरे पास अगर नेक्स्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पकड़े अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को। तो यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग तो दे दिया नेक्स्ट। दिस वाज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। इसे फर्दर डिवाइड किया था इनटू 2 टाइम्स, याद है। एक आ गया था हमारे पास प्लस ई इफेक्ट और एक आ गया था मेरे पास माइनस ई इफेक्ट। एक प्लस ई और एक कौन सा आ गया, माइनस ई। इसको देखो समझना आसान कैसे था। मैंने क्या किया, एल्कीन ले लिया, एल्कीन, ये एल्कीन ले लिया। एल्कीन को मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस को अप्रोच करा दिया H प्लस। क्लियर। अगर H प्लस जाएगा इसके पास, क्लियर। यहाँ पर क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ए स्टूडेंट मुझे कहता है खन्ना साहब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे मूव करो। ए स्टूडेंट कहता नहीं सर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे मूव करो। किसकी बात मानूं। हाँ जी, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस इसको क्या करा दिया, अप्रोच। हाइड्रोजन पे चार्ज किया पॉजिटिव, तो ये जाकर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि क्या था पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था, नेगेटिव। तो पक्का है, मुझे यहाँ पर ये एरो नहीं दिखाना, हमारे पास यहाँ पर एरो का कंसेप्ट ये आएगा ये कंसेप्ट। हाइड्रोजन पे चार्ज किया पॉजिटिव, जब पॉजिटिव जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जाके रिपेल करेगा या अट्रैक्ट,
पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ही आ जाएगा ना, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या था, लूजली एंड है, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर सकते थे, इसको मूविंग काउंट कर रहा था जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट है। तो मैंने अटैकिंग रिएजेंट को पकड़ कर देखा कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे मूव कर रहा है। तो मैंने क्या देखा, जब ये H+ इधर गया, ये पाई बॉन्ड पक्का इधर जाएगा, तो अगर इधर गया तो थोड़ा लॉजिक लेकर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करें। इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, इनको डिस्टर्ब नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट कर दिया। कार्बन में चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, हाइड्रोजन में चार्ज क्या था, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन करके यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, H। तुम लोग बताओगे इस कार्बन पर पॉजिटिव दिखाऊँ या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट किया था, तो दिस कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे फॉर्मेशन किसकी मिल रही है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर, अभी मैंने इफेक्ट का नाम नहीं लिखा, एक ये अभी मूवमेंट, तो दिस वाज बेसिकली नोन एज आवर +E इफेक्ट। ये मेरे पास सबसे कॉमन एग्जांपल आ गया ऑफ +E इफेक्ट। क्लियर, अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर पकड़ा C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस बार मैंने अप्रोच करा दिया इसको Cl नेगेटिव। क्लियर, अब Cl नेगेटिव को अप्रोच किया, तो अब आदित्य बताएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर करेगा या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड, है ना, क्योंकि अब इस पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, कहते हैं अब तो क्लियर, इस पे नेगेटिव, पाई पे भी चार्ज क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन पे नहीं, पक्का था मेरा, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे मूव कर जाएगा, टूवर्ड्स दिस साइड। अगर इस साइड मूव किया तो मुझे यहाँ पर कार्बन तो क्लियर है, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को तो डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी तुम लोग अटैच कराओगे कहाँ पे, क्या करूँ, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, साइनाइड पे क्या था, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन, तो साइनाइड ग्रुप तो यहाँ पर आ गया। अब दूसरे पे नेगेटिव, इस कार्बन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये कार्बन आयन की फॉर्मेशन नहीं आ गई। पहले क्या बना, कार्बोकेटाइन, अब क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। और ये कौन सा है, क्लियर। अब बताओ इसका ना कंसेप्ट का यूज सबसे ज़्यादा जैसे हमारे पास मैकेनिज्म्स में आया, जब मैंने मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर उधर शिफ्ट करने, तब इस लॉजिक को पकड़कर चलेंगे। दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट वाज कॉल्ड टेम्परेरी इफेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो मेरा मॉलिक्यूल तो वही था एल्कीन, यहाँ पर भी मैंने किसको पकड़ा, एल्कीन, पर एक बार इंटरमीडिएट बन रहा था कार्बोकेटाइन, एक बार इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बन आयन। तो दैट मीन्स दिस मूवमेंट वाज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट वाज टेम्परेरी। इसलिए इस इफेक्ट को नाम दिया था टेम्परेरी, बिकॉज इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कि मेरे पास रिएजेंट कौन सा अटैक कर रहा है, उसके बेस पे या तो ये +C या क्या आ जाएगा, -C के बेस पे। देखो जो अभी भी तुम में से एक दो को डाउट आ रहा था ना, ऐसा करो मुझे ये, अब मैंने H+ इधर कर दिया, रहोगे अब इलेक्ट्रॉन पेयर मूव, है ना, तो मुझे नहीं ऐसा हो नहीं अभी भी किसी में फंस कर। क्लियर, अब इधर करना पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो चेंज ओवर हो सकता था डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर, और किसी को अगर ध्यान में आ रहा है, मुझसे पोजीशन का कंसेप्ट किया था, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन, काइनेटिक्स में किया था लास्ट लेक्चर, कोलिजन थ्योरी। क्लियर, देखना इस चैप्टर में इसी कंसेप्ट को पकड़ेंगे कि यहाँ पर पोजीशन ऑफ आवर अटैकिंग एजेंट, ये भी डिपेंड करेगा कि किस साइड से अटैक करे जिससे मेरे पास स्टेबिलिटी है, तो जहाँ पर आएगा तब पकड़ेंगे। क्लियर, तो अब बताओ एटलीस्ट मेरे साथ इफेक्ट्स तो क्लियर हुए, +I -I, +R -R, और साथ में कौन सा क्लियर किया, +C और -C, सारे रेजोनेंस इफेक्ट हो गए। क्लियर, अब बस अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना फर्स्ट चैप्टर दैट वाज अवर हैलोकेन्स एंड हैलोरीन्स। क्लियर, एक इफेक्ट पर समझाना और रह गया, बाकी वो हमारे पास कौन सा था जो आगे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर में यूज आएगा। इनके साथ याद है कोई और इफेक्ट किया हो, +I -I, +R -R, फिर +C और -C, और एक आखिर में जाके आपको कराता था दैट वाज अवर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। पेपर में ना अब आपको ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसी पेपर में डिफाइन करना नहीं आएगा, और मुझे याद है फर्स्ट चैप्टर में हेलोकेन्स हैलोरीन्स में
स्टेबिलिटी ऑफ आवर हेलोरीन फॉर्मेशन विल डिपेंड ऑन दिस हाइपर कंजुगेशन, वो हाइपर कंजुगेशन पे डिपेंड करेगा। अभी तक याद है जितने मेरे से इफेक्ट किए, थोड़ा सा ध्यान दिया, मैं यहाँ लोन पेयर शिफ्ट कर रहा था या किसको शिफ्ट कर रहा था, पाई बॉन्ड को। देखा, आज जितने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए सब में मैंने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया या लोन पेयर, मैंने कहीं पे सिग्मा बॉन्ड को इधर उधर शिफ्ट नहीं किया, है ना, सिर्फ पाई या लोन पेयर। इसमें क्या हाइपर कंजुगेशन में वी शिफ्ट द पोजीशन ऑफ आवर सिग्मा बॉन्ड, मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को इधर उधर घुमाऊंगा। कैसे? इसका सबसे पहला कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग 11th में करते थे, दैट वाज आवर CH3CH2+। बताओगे ये कार्बोनाइन है कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या मुझे पता ही नहीं, है ना। कैसे प्राइमरी था, यहाँ पे कार्बन को एक्सपैंड करूँ, इस कार्बन को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड हाइड्रोजन और यहाँ पर थर्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, कर दिया एक्सपैंड। तो एक कार्बन में कौन सा ग्रुप था, एक मीथाइल ग्रुप अटैच था, तो दिस वाज आवर प्राइमरी कार्बोनाइट। ये अगर यहाँ पे भी कर दूँ तो सेकेंडरी आ जाएगा, यहाँ पर भी CH3 कर दिया तो टर्शरी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता था, इस कार्बन पे चार्ज किया पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहता मैंने बाहर नहीं जाना, इसने क्या कहा, इसको कहा तू अपना पेयर मुझे दे, ये इस पेयर को इसने अपनी तरफ अटैक कर दिया। इसने क्या किया, कार्बन H का सिग्मा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स दिस कार्बन which was unsaturated in nature। कह सकता था डिफाइंस द वर्ड अनसैचुरेटेड, क्योंकि अनसैचुरेटेड क्या था, जिसकी कोवलेंसी पूरी नहीं है। तो इसने क्या कहा, तू दे मुझे इलेक्ट्रॉन, इससे अगर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है तो यहाँ पर कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन को तो देखो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये बॉन्ड मैंने इधर से इधर कर दिया, तो ये आ गया। इस हाइड्रोजन को मैंने आउट मूव नहीं किया, ये मैंने ये नहीं बनाया साथ में कि एरो ऊपर बना के हाइड्रोजन को पार किया हो, मैंने सिर्फ क्या किया, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा पेयर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो दिस हाइड्रोजन रिमेन्स इन द विसिनिटी ऑफ दिस, यहाँ पर सिर्फ मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट किया, तो हाइड्रोजन प्लस रिमेन्स इन द विसिनिटी ऑफ दिस कार्बन, ये तो यहीं पे रह गया। अब तुम में से एक स्टूडेंट क्या करता, खन्ना सर आपने इस पेयर को मूव किया, मैं नहीं करता, मैं तो इस पेयर को मूव करूँगा, कह सकते थे। अगर ये कह सकते थे तो यहाँ पर कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अब कौन सा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्टर्ब कर दिया, ये। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, इधर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 2 बन गए, 2 स्ट्रक्चर बन गए। अब कोई और भी करा सकते हो मूव। अब तीसरे ने क्या कहा, खन्ना सर मैंने तो इन दोनों को ही नहीं करना, मैं तो इसको शिफ्ट ओवर करूँगा, कर सकते थे इसको भी शिफ्ट। अगर इसको शिफ्ट करता तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लियर। तो एक कार्बोकटाइन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, फर्स्ट, ये बन गया सेकेंड और ये बन गया थर्ड, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए प्राइमरी कार्बोकटाइन के, है ना। दिस कंसेप्ट वॉज नोन एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, वेयर वी शिफ्ट सिग्मा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन विच वॉज अनसैचुरेटेड इन नेचर, जो नेचर में क्या था, अनसैचुरेटेड, मैंने उधर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दिया, शिफ्ट। दिस वॉज नोन एज आवर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कितने रेजोनेटिंग बने, 3। इवन आपकी बुक्स में ना इसके आगे सिर्फ वर्डिंग लिखी मिलती थी, ये 3 बन गए। अब अगर मैं सेकेंडरी कार्बोकटाइन लेता तो मैं यहाँ पर भी कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3, इसके कितने, 3 ये और 3 ये, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। किसका, ऑफ CH3 ट्वाइस CH+, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे, 6। अब अगर मैं इसको भी बाहर करके यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच कर देता तो अब 3 और 3 6 और 3 इसके, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH3 थ्राइस C+, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 9। अभी आपको थंब रूल दिया था, किसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है, प्राइमरी कार्बोकटाइन, सेकेंडरी कार्बोकटाइन या टर्शरी, है ना, क्योंकि टर्शरी में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वॉज मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम थे तो पक्का टर्शरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन्स कुड बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्लस साइन, ओनली हाइपर कंजुगेशन या बोथ।
तो दोनों के बेस पे आ गया। लास्ट में मैंने क्या किया था, सिर्फ मीथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, देन वी वर कंसीडरिंग ओनली प्लस साइन, तब सिर्फ प्लस साइन लिया था। पर आज मैंने क्या किया, प्लस साइन को नहीं पकड़ा, आज मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट कर दी सिग्मा बॉन्ड की। तो दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन आल्सो टर्शियरी कार्बोकेटाइन वाज हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब बताओ क्लियर हुए कुछ लॉजिक्स? क्लियर? ये तुम्हारे कंपटीशन में क्वेश्चन आ रखा है, ओनली प्लस इफेक्ट, ओनली हाइपर कंजुगेशन या बोथ would explain stability of our intermediate carbocation। अब तुम लोग बताओ इसी कंसेप्ट को कार्बन आयन में अप्लाई कर सकता था? कार्बन आयन में नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने एक टिप दिया था यहाँ पे, ये कार्बन क्या होना चाहिए नेचर में, अनसैचुरेटेड। तो अगर कार्बन आयन लेता, कार्बन पे चार्ज तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वो तो नेगेटिव पहले ही बैठा, वो तो अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं करेगा जहाँ पर कार्बन पे डायरेक्ट चार्ज क्या था, नेगेटिव। क्लियर? अब बताओ कुछ क्लियर हुए स्ट्रक्चर्स? हाँ जी, सबको क्लियर? अगर सबको क्लियर है, एक और मैं लास्ट केस जो करता था हाइपर कंजुगेशन में, याद है, दिस हाइपर कंजुगेशन हेल्प्स अस टू स्टडी स्टेबिलिटी ऑफ आवर एल्कीन। और ये मैं इसलिए रिवाइज कर रहा था, पहले चैप्टर में हेलोन केस जो है वो मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन्स की फॉर्मेशन देंगे। फिर वहाँ पे एल्कीन्स की फॉर्मेशन आएगी, तो जब मैं वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट लिखता हूँ, तुम लोग बड़े खन्ना सर ये कहाँ पे कराया था 11 में, ये स्टेबल है ये नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन हेल्प्स अस टू स्टडी स्टेबिलिटी ऑफ आवर एल्कीन्स। तो तुम लोग थोड़ा सोच कर आंसर देना। मैंने ये एल्कीन लिया, पहला एल्कीन ये लिया, बन सकते हैं इसमें हाइपर कंजुगेशन का डायग्राम बना सकते हो, इसमें हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट इसमें नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्या था, पाई बॉन्ड तो आ गया, अनसैचुरेशन तो आ गई, और मैंने बॉन्ड कहाँ से शिफ्ट करना था, कार्बन एच से। यहाँ पे कार्बन एच का तो कंसेप्ट ही नहीं आया, यहाँ पे तो कार्बन कार्बन अनसैचुरेटेड आ गया, दूसरा नहीं आएगा। तो इथीन में तो हाइपर कंजुगेशन फिजिबल ही नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन को पार करके यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, बताओगे इस एल्कीन का पहले तो नाम प्रोपीन भी आ गया, मिथ एक और प्रोपीन आ गया, प्रोपीन को पकड़ा। अगर प्रोपीन को पकड़ा है, अब यहाँ पे तुम लोग बताओ, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट्स को इधर उधर शिफ्ट करना था, क्लियर? तो तुम लोग बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो था कैसे कोई करा सकते हो मुझे शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की इधर से उधर? हाँ जी, ये कार्बन नेचर में क्या बैठा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अभी देखें मैंने प्योर केस किया था कार्बोकेटाइन, वहाँ पे कार्बन पे पहली चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, पर वहाँ पे मैंने पॉलिटिशियन लैंग्वेज बोल दी थी, कार्बन वॉज अनसैचुरेटेड। तो तभी ये कार्बन भी तो अनसैचुरेटेड है नेचर में। अगर अनसैचुरेटेड है तो ये कार्बन क्या करेगा, दे मुझे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अटैच करेगा, तो सी एच बॉन्ड की आ गई मूवमेंट। इसके बेस पे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करा दोगे, कार्बन कार्बन कार्बन, इस हाइड्रोजन इसे और इसे। मैंने हाइड्रोजन को तो कहीं शिफ्ट ओवर नहीं किया, तुम लोग बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट कराओगे। वहाँ पे क्या किया, ये पेयर इधर कर दिया, मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठाकर कहाँ शिफ्ट कर दिया, आगे। इस कार्बन पर चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव इधर आ गया, क्लियर? दैट इज इन केस ऑफ इथीन में तो हाइपर कंजुगेशन फिजिबल नहीं था, पर प्रोपीन लिखते हाइपर कंजुगेशन फिजिबल होगी। और एक मिनट आप बताओ, बाकी स्ट्रक्चर है ड्रॉ करने की जरूरत है, जरूरत की या क्लियर था? कैसे, इसे भी शिफ्ट कर सकता था और इसे भी शिफ्ट कर सकता था। तो इसके बेस पे मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चलो अभी पहला लेक्चर था, क्यों ऐसे करना, ये पहला स्ट्रक्चर तो क्लियर हुआ। अब एक स्टूडेंट ने क्या कहा, खन्ना सर मैं नहीं करता इसे शिफ्ट, मैंने तो इस पेयर को शिफ्ट करना है। अगर इस पेयर को शिफ्ट किया तो कार्बन 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 इनको तो डिस्टर्ब नहीं किया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं किया, क्लियर? इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट, ये यहाँ पर बन गया एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तीसरा क्या कह सकते थे तुम लोग, हाँ जी, इसको शिफ्ट,
अगर इसे शिफ्ट किया तो कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। क्लियर? अब करवाओ मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट। यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया नेगेटिव। क्लियर? तो प्रोटीन के बेस पे कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गए? 3, है ना। अब एक स्टूडेंट ने क्या कहा, खन्ना सर इस H को भी करो बाहर, यहाँ पर भी कर दो CH3। तो अब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे? 6। क्योंकि बुक्स में भी ना आप चाहे जो मर्जी बुक उठा लेना, सारी बुक में बस ये स्ट्रक्चर बने मिलते हैं, आगे सारे वर्डिंग्स लिखी मिल जाती है। क्योंकि इतने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लगे ड्रॉ करने, खिचड़ी सी बन जाएगी। तो बस एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दिया, बाकी तो बस आइडेंटिफाई करते हैं। कितने बन गए मेरे पास? 6। अगर यहाँ पर भी कर दूँ CH3 ग्रुप तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 9। अगर यहाँ पर भी CH3 ग्रुप कर दूँ तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 12। थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब इस कार्बन पे सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप नहीं आ गए। और थोड़ा सा एक अगर इसी सारे कंसेप्ट को मैं लॉ में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या था, डबल बॉन्ड के आसपास मोर इज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स गेटिंग अटैच्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म, दैट एल्कीन इज मैक्सिमम स्टेबल इन नेचर। तो क्या था इस सारे कंसेप्ट को, मोर इज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अक्रॉस डबल बॉन्ड, मोर वॉज द स्टेबिलिटी। क्यों? आज एक थंब रूल दिया था, जितने ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है उतनी स्टेबिलिटी भी कंपाउंड के पास क्या थी? ज़्यादा। क्लियर? और इस सारे कंसेप्ट को 11th क्लास में नाम क्या देते थे? दिस वॉज नोन एज आवर सेटिजर रूल। अब पेपर में ये सेटिजर रूल डिफाइन करना नहीं आएगा, इसकी एप्लीकेशंस थी। और ये पहली एप्लीकेशन फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाएगी हेलोगेस में, that we get formation of that alkene as major product which was having more number of methyl groups attached to our double bond, that alkene is formed as stablest product. Clear? अब बताओ कुछ क्लियर हुआ? हाइपर कंजुगेशन क्लियर? अब कंपटीशन के बेस पे ना एक क्वेश्चन जो कॉमन आ रखा है इसका, क्लियर? वो पता क्वेश्चन क्या रखा है, जल्दी मत करना आंसर देने की। मैंने आपको ये एल्कीन्स दे दिए, C डबल बॉन्ड H H H और H पहला एल्कीन, दूसरा एल्कीन कर दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ग्रुप कर दिया CH3, सेकंड ये कर दिया। क्लियर? थर्ड C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक CH3, यहाँ पर कर दिया सेकंड CH3, थर्ड। क्लियर? और फोर्थ, और इसके बाद फोर्थ अब मैंने कर दिया C डबल बॉन्ड, एक CH3, सेकंड CH3 हाइड्रोजन और ये, और एक फिफ्थ। क्लियर? ये एल्कीन्स कर दिए, 5 एल्कीन दे दिए आपको। क्लियर? अब मुझे सोच कर आंसर देना। पेपर में पहले आसान क्वेश्चन डाल दिया। आसान क्वेश्चन क्या, हम लोग पेपर में सबके नाम देंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया ना, पेपर में सबके नाम लिखे आ जाएंगे। ये पहला इथीन, ये दूसरा कौन सा था? प्रोटीन, इसका नाम तुम लोग बताओगे? ब्यूटीन तो बड़ा सा सा नाम बोल के छुट्टी हो गया। तो ये ब्यूटीन का टाइप कौन सा घूम रहा है? ये नंबरिंग इधर से शुरू करनी पड़ेगी, इधर से 1 2 3। क्लियर? या 1 2 3, तो यहाँ से अगर शुरू करूँ तो इसको नंबर छोटा, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए 1। तो 2 पे कौन सा ग्रुप आ गया? मीथाइल, 2 मीथाइल प्रोपीन नहीं हो गया? क्लियर? अब इसका नाम बता दो। हाँ जी, 1 2 3 4 5 पेंटीन बोल दिया तो डबल बॉन्ड तो कहाँ चला गया? टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल पे नहीं था। अब एक स्टूडेंट देखो 1 2, इधर से स्टार्ट करो 1 2। क्लियर? और यहाँ पे क्या मिलेगा? 3, है ना। इसको नंबर क्या मिलना चाहिए? छोटा, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। तो 2 पे कौन सा ग्रुप आ गया? मीथाइल, 2 मीथाइल, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, किस पोजीशन में था? 2, ब्यूट 2E। और ये लास्ट वाला नाम तो सबसे आसान है, इधर से शुरू कर दो, इधर से कर दो, सिमेट्रिकल था। तो एक जोड़ करना था, मैं तो इधर से 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल और ब्यूट 2E। ये पेपर में ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। हम लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन डालेंगे इनका नॉमेनक्लेचर डाला होगा। तो पेपर में पहले स्ट्रक्चर एक्सपैंड करते
पहला सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था, इन पांचों को अरेंज करना है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। 5 4 डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या आ गया मेरे पास 5 4 3 2 1 आ गया डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब इतना सा नहीं डालूंगा पेपर में, तो पेपर में डालूंगा इन सबको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। इन सबको अरेंज करना है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। फर्स्ट एक्टिव रहेगा ये सबसे लीस्ट। चलो गुड, अगर इतना लॉजिक आप पकड़ा मेरे साथ करना था। पहला रिएक्टिव क्या होगा, सबसे ज़्यादा, मैंने इंक्रीजिंग कहा था, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये तो तूने जो ऑर्डर बोला 1 2 3 5 वो तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं आ गया। मैंने पूछा था इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मीन्स पहले वो जो रिएक्शन में बिल्कुल पार्ट नहीं लेगा। कौन नहीं लेगा पार्ट? पांचवा। क्या कहता है, मैं तो स्टेबल हूँ, तुम लोग झगड़ो आपस में, मैं क्यों? नोबल गैस नहीं है, ऑक्टेट पूरा करके बैठे हैं, तो नोबल गैस की रिएक्टिविटी क्या थी? कम। इसलिए याद रखना जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर आर इनवर्सली रिलेटेड। ये पेपर में हमेशा ध्यान से देखना, मैंने आपको स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट्स की पूछी है या मॉलिक्यूल्स। देखो लॉजिक तुम सबको क्लियर हो गया प्रियांशु, पर इसकी रिएक्टिविटी क्या थी सबसे ज़्यादा? मैंने पूछा था इंक्रीजिंग, तो पहले वो जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो मीन्स आंसर तो अब भी ये आया 5 4 3 2 1। और इस बार मेरे एरोस चेंज हो गए इन साइड के। क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार यही डाउट्स आएगा, बस ऑर्डर तुम लोग कर लोगे, रेंज एरोस में जाकर फंस जाता है किस कंसेप्ट पे था। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ये तो क्या बैठा फिफ्थ स्टेबल, जो स्टेबल है वो क्या कहेगा, मैं नहीं लेता रिएक्शन में पार्ट। इसलिए याद है 10th क्लास से तुम्हें जो रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं करते, रेडिश ब्राउन कलर गेट्स डीकलराइजेड, सारी रिएक्शन इथीन के साथ है, कभी इसको नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि ये तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर से। क्यों? कहता मैं तो स्टेबल हूँ, मैं क्यों रिएक्ट करूँ ब्रोमीन के साथ? ये और ये रिएक्शन में इमीडिएटली पार्ट दे देगा ब्रोमीन के साथ। क्यों? क्योंकि इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आवर स्टेबल फॉर्म। तो ये ब्यूटीन तो स्टेबल था, इसलिए दिस ऑलवेज प्रेफर, ये हमेशा प्रेफर करेगा टू टेक पार्ट इन रिएक्शन इजीली। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, फंसोगे तुम लोग। कौन था मंथन, फिर कौन था मोबाइल पे? फोन की ये कौन सी कॉल लगा दी जो गेम से मैच करती है? हाँ क्या करते हो तुम लोग? देख भविष्य में सच कहता हूँ तुम बच्चों, तुम लोग तो चले जाओगे सारे और पास भी सारे हो जाओगे। मुझे पता है दिसंबर में जाके मुझे तंग करना शुरू करोगे, पास भी हो जाएंगे, पर बाद में ऐसे कॉलेज एडमिशन लेंगे ना, मम्मी पापा को भी बताते हुए वो होता है क्या बताए किस कॉलेज में गए बच्चे। एडमिशन देखो तुम लोग जितने बैठे हो ना सबको मिल जाएगी, किसी ना किसी कॉलेज पहुंच जाओगे सारे के सारे स्टूडेंट। तो कॉलेज सिर्फ अच्छा तो हो जिसमें 4 साल बाद हमें पता है जॉब तो मिलनी है ना। एडमिशन सबको जितने बैठे हो सबको मिल जाएगी, हर साल होता है मेरे पास, जितने स्टूडेंट पढ़ते हो सब पहुंच जाते हैं। पर कॉलेज ऐसा मिले जिसमें आपको भी खुशी मिले, मुझे भी बताते हुए खुशी मिले कि मेरा स्टूडेंट यहाँ पर गया है। अब मैंने देखा आपको सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, पर मैं उनका बताता हूँ जो अच्छे कॉलेज में निकल गए, कोर्स तो सारे ही गए है ना। तो ना कर दोनों एक साथी एक ऐसे इकट्ठे बैठते हो ना, अलग अलग बैठा करो क्लास में मेरे दोनों। अब बताओ सबको क्लियर हुए ये कंसेप्ट के नहीं क्लियर? तो इसके साथ पूरा हमारा एटलीस्ट 11th तो रिवीजन में आ गई। अब हम लोग प्रॉपर 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते थे। अब बताओ एटलीस्ट किसी पेपर में ये हाइपर कंजुगेशन नहीं आएगा, और ये सेटिजन रूल की यूज़ तो आएगी ना मेरे पास। क्लियर? कैसे? अगर ये स्टूडेंट था खन्ना सर क्यों कराया ये टॉपिक, मैं नहीं सेटिजन रूल आना नहीं पेपर में तो क्यों कराया था? देखो हमारे पास 11th 12th में यूज़ आएगा। कैसे? मैंने 12th में ना इसकी एक रिएक्शन करनी है, कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्या Cl। क्लियर? इसको मैंने रिएक्ट करना है किसके साथ? विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो वहाँ पे एक रिएक्शन का नाम आएगा हमारे पास, वो रिएक्शन को नाम क्या देंगे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप को क्या करना है बाहर। तो देखो ये Cl में तो पक्का बाहर जाना है, ये Cl क्या बैठा है? अल्फा, अल्फा था। अब तुम लोग बताओ इसका बीटा कार्बन कौन सा है? दो तरफ घूम रहा। एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर मैं तो इसे बीटा मान के चलूँगा, एक स्टूडेंट कहता मैं सर इसको बीटा मान के चलूँगा। क्लियर? तो
एक स्टूडेंट जिसको इसे बीटा 1 में माना, यहाँ से Cl बाहर, कार्बन में 4 क्या आ गया पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा इधर से हाइड्रोजन को बाहर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट। तो मेरे पास पहला एल्कीन कार्बन 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 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 CH2 और क्या आ गया CH3, ब्यूट 1 इन की आ गई फॉर्मेशन। एक स्टूडेंट मुझे क्या करता, खन्ना सर मैं नहीं इसे शिफ्ट करता, मैं तो शिफ्ट करूंगा इस बीटा 2 हाइड्रोजन को, है ना। अगर इस बीटा 2 हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं, Cl ने तो बाहर जाना ही जाना है, इस बार ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, अब देखो मेरे पास कार्बन कार्बन कार्बन, अब यहाँ पर क्या था CH3 कार्बन, साथ में क्या आ गया डबल बॉन्ड H और H, यहाँ पर क्या आ गया CH3। इस बार क्या फॉर्मेशन मिल रहा है, ये हमारे CBSE का और कॉम्पिटिशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पेपरों में आ रखा है सबसे ज़्यादा। ये देखो जो आज जो 15 मिनट लगा दिए अभी आपके साथ सेटिजर रूल, उसी का यूज़ नहीं आ रहा। ये देख यहाँ से ये देख मैंने अल्कोहलिक QH लिया था, अल्कोहलिक QH, तो क्या था दिस अंडरगोस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या था मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था CH3, क्लियर। तो यहाँ पर अल्फा ये बीटा था, इसने यहाँ से तो Cl को कर दिया बाहर, कार्बन में 4 क्या आ गया पॉजिटिव, इसने क्या किया यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट। तो देख प्रोडक्ट Cl नेगेटिव KCl H पॉजिटिव और OH वाटर। मुझे बाई प्रोडक्ट से कोई लेन देन नहीं है 12th क्लास में या 11th में, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट से लेन देन था, तो बाकियों को तो मैंने माइनर प्रोडक्ट लिखकर छोड़ दिया। तो पर जब यहाँ से किया ये एल्कीन नहीं आ रहा, CH3 कार्बन H डबल बॉन्ड कार्बन H डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया CH3। एक जो मुझे कहता खन्ना सर आपने इसको शिफ्ट किया, मैंने नहीं करना, मैं तो शिफ्ट करूँगा यहाँ पर ये भी बीटा है, ये अगर ये बीटा था H और H, उसने यहाँ से इस ग्रुप को बाहर कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर दिया, अब भी प्रोडक्ट वही बना Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव, H पॉजिटिव और OH। पर इस बार डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया इधर, इस बार पहला ब्यूट 1 इन और ये कौन सा मिला ब्यूट 2 इन। ये सारी रिएक्शन रिपीट होगी जब मैं आपके साथ करूँगा हेलोकेज की रिएक्शन। अब तुम लोग बताओ पहला प्रोडक्ट मेजर है या दूसरा, क्यों, है ना। तो जो मैंने अभी लेक्चर पढ़ाया वो टाइम खराब नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास 12th क्लास में यहाँ पर यूज़ आएगा विच एल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, तो पक्का था दिस विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप नहीं आ गए डबल बॉन्ड के आसपास, और ऊपर ध्यान से देखो ये भी H ये भी H ये भी H, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप था। तो ब्यूट 1 इन वाज हैविंग लेस स्टेबिलिटी एंड ब्यूट 2 इन वाज हैविंग मोर स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई दिस इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। और आ गया सेटिजर रूल का यूज, देन ऐसे में बड़ी रिएक्शंस आएगी जहाँ पर इन रूल्स का यूज आएगा सेटिजर। ऐसे देखना जब अल्कोहल में जाएंगे, अल्कोहल यहाँ पे OH कर दूँ तो ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन, तब भी 2 इन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर बीच में है, मोर इज द एल्काइल ग्रुप्स गेटिंग अटैच्ड टू आवर डबल बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट फॉर्म, दैट्स व्हाई ब्यूट 2 इन always formed as major and ब्यूट 1 in is always formed as minor product। ये पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसलिए पता क्या बुकिश लैंग्वेज याद करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे सर ने मुझे अभी तक वर्डिंग याद है, ऐसे ही बोलते थे, बस रिएक्शन लिख के देख लिया कौन मेजर है कौन माइनर, उसी पे बस स्टेटमेंट लिखकर छोड़ दो, हमें कोई वर्डिंग की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, सिंपल बस अगर ये रिएक्शन ऐसे शो कर दिया ना तो हमें क्लियर हो जाता है कि इसको बेसिक क्लियर है सारा क्लियर। और ये रिएक्शन तो तुम्हारे कॉम्पिटिशन तक कितनी बार आ रहा है क्लियर। अब बताओ कुछ क्लियर हुए बेसिक्स तो सारे। अब पहला चैप्टर जो करना है वो कौन सा आ जाएगा, हेलोकेन और हेलोरिक्स, क्लियर। वो अभी फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि 5 मिनट में होगा भी नहीं क्लियर। तो या आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करते हैं नए चैप्टर, सिर्फ इंट्रोडक्शन, मुझे नहीं लगता हर बार एटलीस्ट ऑर्गेनिक बेसिक तो क्लियर हुई हो सबको। और अब तो देखो आप में से इस संडे श्रेया एक मिनट थोड़ी देर तो मुझे बोल लेने दो, मैं भी क्यों जल्दी ये हो गया ना। अब पता क्या इस संडे है कोई टेस्ट, नो सर, इसका लास्ट टेस्ट कौन सा दिया था,
कॉम्पिटिशन का सरफेस सरफेस केमिस्ट्री का एमसीक्यू का था, है ना। इस संडे अब आ जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, क्लियर। और देखो जो तुम में से टेस्ट भी दे रहे एटलीस्ट स्टार्ट करो। और तुम्हारे इधर देखो मैं शिवांश 2 मिनट बस। तो क्या था तुम्हारा जो ग्रुप का टाइम है वो था 11 to 1। तुम्हारे ग्रुप का एक स्टूडेंट है अभी पीछे आया अपने पापा के साथ मेरे पास, और ऐसा मुझे ना मैं बाद में सोचूं मेरा बेटा होता तो अभी से बताता टेस्ट होगा। और आगे क्या कहता है उसके पापा, मुझे देखो उसके पापा ने मेरी साइड ही ली, वो आगे क्या घर जाके क्या कहता पापा को, खन्ना सर का ना पता ही लगता कब टेस्ट होता है। तुम्हारे ग्रुप का स्टूडेंट था, अब दूसरे ग्रुप में शिफ्ट ओवर किया, तो जैसे ही उसने कहा ना उसके पापा उसे लेके आ गए, कहता खन्ना सर ये इसका हाल है, और कहता मैं इसको बताता हूँ कि खन्ना सर के मैसेज आ रहे हैं तेरा ये टेस्ट है, और कहते घर आके ये मुझे कह रहा है कि खन्ना सर का पता नहीं टेस्ट का। मैं कहता सर ये तो आपके सामने ना मेरा बेटा होता तब इसे पूछता कि भाई टेस्ट कैसे है। मैं कहा मैं तुम्हारे टेस्ट लेके चेक करते करते छुट्टी होगी, और घर जाके वो पापा को ये कह रहा है पता नहीं सर कब टेस्ट लेते हैं, समझ ही नहीं आता। तो ये हाल है तुम बच्चों में, तो टेस्ट प्रॉपर देने स्टार्ट कर दो। तुम में से कई हैं जो अभी तक टेस्ट पता नहीं घर में मम्मी पापा भी नहीं देखते, या नंबर ब्लॉक पे तो नहीं डाल रखे मेरे, हाँ कि बाद में जब स्कूल के नंबर आए तब उनको पता लगे, फिर मेरे पास आए, फिर मैं उनको लिस्ट दिखाऊँ देखो जी सारी इन्फॉर्मेशन ले रखी है, और ये घर पे सोच कहते नहीं को डांट डूंट लगती है कि नहीं, या घर पे नंबर ही ब्लॉक पे डाल दिया, नजर टेस्ट ले रहे नहीं ले रहे बाद में देखेंगे क्या है। देखो टेस्ट प्रॉपर देने स्टार्ट हो गए। इस संडे टेस्ट आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन और एक आकाश जतिन और एक लास्ट टाइम भी आपको कहा था सेकंड इंस्टॉलमेंट का, काफ़ी होगी तो आगे सेकंड इंस्टॉलमेंट जिनकी रहती है, क्योंकि देखो अभी तक ना मोस्टली 25,000 तक आपके आ जाने थे मेरे पास, पर अभी तक कई नाम भी नहीं लूँगा, कई तो अभी ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। और देखो लास्ट ईयर भी ऐसे स्टूडेंट मिले थे, बदनामी भी दे गए लास्ट में, और मेरी फीस की भी छुट्टी कर गई। तो मैं ना किसी को ये ना खन्ना सर की नेचर है, मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं वो मुझे झगड़ते भी हैं, सर तू क्लास में क्यों पढ़ाता है, सबको बाहर कर दे। अगर मेरे में इतना अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इतना ग्राउंड नीचे नहीं गया कि मैं उसको भाग जा क्लास से बाहर, ये तो कह नहीं सकता, पर एटलीस्ट खुद जिम्मेदारी समझो, और जो फीस ड्यू है वो नेक्स्ट क्लास लेकर आना, ताकि मुझे भी यहाँ के एक्सपेंसेस निकालने हैं, ठीक है। तो जिसकी जो फीस पेंडिंग है वो नेक्स्ट क्लास ले आना। सर कोऑर्डिनेशन